हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे सेक्शन 41, जिसमें हम ये समझेंगे कि किन किन ग्राउंड्स पे कोर्ट इंजंक्शन देने से रिफ्यूज़ कर देता है। तो आप सेक्शन 41 का मार्जिनल हेडिंग देखेंगे फ्रेंड्स, तो इट इज़ रिटन व्हेन इंजंक्शंस कैन बी रिफ्यूज्ड। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन से टाइप की इंजंक्शंस रिफ्यूज़ करने की बात हो रही है, वेदर इट इज़ टॉकिंग अबाउट परपेचुअल इंजंक्शन और इज इट टॉकिंग अबाउट मैंडेटरी इंजंक्शंस। ओके, तो आपको आंसर पता है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पे दो सेट ऑफ ओपिनियंस हैं। ओके, सो यहाँ पे कौन से इंजंक्शंस पे अप्लाई होगा सेक्शन 41, उसके लिए दो सेट ऑफ ओपिनियंस है। पहला ओपिनियन तो ये बोलता है कि सेक्शन 41 चैप्टर 8 ऑफ एसआरए में फॉल करता है और चैप्टर 8 एसआरए स्पेशली परपेचुअल इंजंक्शन से डील करता है। तो सिंस ये बस परपेचुअल इंजंक्शन से डील करता है तो इसीलिए सेक्शन 41 को बस परपेचुअल इंजंक्शंस पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरा ओपिनियन भी है। दूसरा ओपिनियन ये बोलता है कि जब आप मार्जिनल हेडिंग देखोगे सेक्शन 41 की, जिनको मार्जिनल हेडिंग नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूं कि किसी भी सेक्शन के आगे जो हेडिंग होती है ब्लैक कलर में बैरैक में, वो आपकी मार्जिनल हेडिंग होती है। तो आप अपने बैरैक्स में चेक कर सकते हैं, सेक्शन 41 की मार्जिनल हेडिंग में ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि वो परपेचुअल इंजंक्शन को लगेगा या फिर टेम्पररी इंजंक्शन को लगेगा। तो सिंस इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, तो हम ये मान के चलते हैं कि इट शुड अप्लाई टू बोथ। और यही वाला ओपिनियन ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि ये एक इसकी रेमेडी की जो नेचर है दैट इज़ एन इक्विटेबल रिलीफ। तो इक्विटेबल रिलीफ है तो इसीलिए, और यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए दोनों पे लगना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा क्वेश्चन कि सेक्शन 41 में इफ़ यू टेल मी कि कितने सारे ग्राउंड्स हैं। 41 में देयर आर टोटल 11 ग्राउंड्स। तो क्या बस 11 ग्राउंड्स पे इंजंक्शन रिफ्यूज़ हो सकता है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या बस इन 11 ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ हो सकता है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ओके, जो भी आपका आंसर हो, बट यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन 41 के जो 11 ग्राउंड्स है ना, ये एग्जॉस्टिव नहीं है आपके, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी नेचर की रेमेडी होती है। तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो केसेस जो इन 11 ग्राउंड्स में नहीं भी फॉल करते हैं, उन केसेस में भी कोर्ट को लग रहा है कि हमें इंजंक्शन से रिफ्यूज़ कर देने चाहिए, इंजंक्शन नहीं देने चाहिए, तो उस केस में कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगा इंजंक्शन। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 41 में क्या लिखा है। सेक्शन 41 में फ्रेंड्स लिखा है एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्राउंडेड। इसमें क्लॉज ए और क्लॉज बी है। क्लॉज ए और क्लॉज बी को हम एंटी सूट इंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। एंटी सूट इंजंक्शन, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एंटी सूट में हम किसी को इंजंक्शन लेकर ये मना करते हैं या रिस्ट्रेन करते हैं उसे कि वो सूट या तो इंस्टीट्यूट ही ना करे, या फिर अगर उसने इंस्टीट्यूट कर दिया है, मतलब अगर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो फिर उसे प्रोसिक्यूट ना करे। ओके, तो एंटी सूट इंजंक्शन से हमें ये समझ में आता है। तो क्या एंटी सूट इंजंक्शन कोर्ट अलाउ करता है? क्या एज अ जनरल रूल कोर्ट एंटी सूट इंजंक्शन हमेशा इशू करते रहता है और वो दूसरों को रोकता रहता है कि आप सूट इंस्टीट्यूट ना करें? तो ये समझ जाइएगा 41 में यही लिखा है, एंटी सूट इंजंक्शन जनरल रूल है, वो ग्रांट नहीं हो सकते हैं। तो ये इस टाइप की इंजंक्शंस कैन नॉट बी ग्रांटेड, बट ऑब्वियसली देयर इज़ वन एक्सेप्शन टू इट, जो आपको क्लॉज ए में मिल जाएगा। एक्सेप्शन है कि जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो। तो जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने एंटी सूट इंजंक्शन दे के नहीं रोका सामने वाली पार्टी को या तो इंस्टीट्यूट करने से या फिर प्रोसिक्यूट करने से, तो उस केस में हमारे सामने बहुत सारी सूट्स आ जाएंगी। तो उन बहुत सारी सूट्स को रोकने के लिए एंटी सूट इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर देता है। तो ये केस है जहाँ पे एंटी सूट इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है, लेकिन जनरल रूल है कि एंटी सूट इंजंक्शन नहीं ग्रांट होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन उससे पहले मैं क्लॉज बी आपको थोड़ा बता दूं। हमने ये देखा एंटी सूट इंजंक्शन ग्रांट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ग्रांट होता है तो कौन कर सकता है? तो इसके लिए क्लॉज बी देखिए, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग्स in a court not subordinate to that from which the injunction is sought। मतलब अगर आप एंटी सूट इंजंक्शन मांगने भी जा रहे हो तो वो कोर्ट हायर कोर्ट होना चाहिए, तभी वो एंटी सूट इंजंक्शन दे भी सकता है। तो अगर वो लोअर कोर्ट हुआ, सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने से बड़े कोर्ट में
इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल में जो सूट 1 है, पहला वाला सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है और जो सेकंड वाला सूट है वो है सिविल कोर्ट में पेंडिंग। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका एक बड़ा कोर्ट होता है और सिविल कोर्ट छोटा कोर्ट होता है। तो अगर ये सूट ए और बी के बीच में पेंडिंग था तो बी इंजंक्शन ले सकता है कि आप रोकिए कि ये जो पार्टी है मतलब ए है वो दूसरे कोर्ट में ना चले जाए जो कि एक छोटा कोर्ट है। तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बड़ा कोर्ट है फ्रेंड्स, तो वो इंजंक्शन दे सकता है। ओके, वो इंजंक्शन बी को दे सकता है ताकि ए को रोका जाए कि वो सिविल कोर्ट में ना चला जाए। एक बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है एंटी सूट इंजंक्शन। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस में ये जनरल रूल नहीं है, बट जब भी एक्सेप्शनल केसेस है तो एक बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है। अब आइए इसको रिवर्स कर देते हैं। तो आप रिवर्स कर देते हैं, अब आप देखेंगे कि जिस पहले कोर्ट में इन लोगों ने सूट फाइल किया था वो कैसा कोर्ट था, वो एक सिविल कोर्ट था, मतलब वो छोटा कोर्ट था। अब वापस से ए जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बड़ा कोर्ट है, तो क्या सिविल कोर्ट जो एक छोटा कोर्ट है वो रोक सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि एक बड़ा कोर्ट है उसमें फाइल ना करो सूट? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हायरार्की हमें देखनी होती है। बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को रोक सकता है लेकिन एक छोटा कोर्ट बड़े कोर्ट को नहीं रोक सकता। तो इसीलिए यहाँ पे सिविल कोर्ट भी इंजंक्शन नहीं इशू कर सकता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम थर्ड केस में देखें, थर्ड केस में क्या होता है फ्रेंड्स, थर्ड केस में जो दोनों ही कोर्ट्स होते हैं वो सिविल कोर्ट है। सपोजिंगली ये दोनों ही कोर्ट सिविल कोर्ट है, तो अब इनकी ज्यूरिसडिक्शन भी पैरेलल है, दोनों की पावर्स भी सेम है, ज्यूरिसडिक्शन भी पैरेलल है। तो जब ऐसा केस हो जाए कि दोनों ही पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट हो, वहाँ पे कोई भी कोर्ट दूसरे कोर्ट के अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं इशू कर सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि बस एक सुपीरियर कोर्ट ही छोटे वाले कोर्ट के अगेंस्ट इंजंक्शन इशू कर सकता है, ना ही छोटा वाला कोर्ट और ना ही एक पैरेलल कोर्ट दूसरे कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है। और हमने ये भी देखा कि जनरल रूल तो ये होता है कि एंटी सूट इंजंक्शन कोर्ट नहीं देता है, लेकिन एक्सेप्शन था कि जब मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए कोर्ट इशू कर सकता है। लेकिन इन केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा पार्टी के ऊपर? पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो सेकेंड वाला सूट है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और सेकेंड वाले सूट में सारी ही पार्टीज़ की, ऑल पार्टीज़ की राइट को डिटरमाइन किया गया है और इससे मल्टीप्लिसिटी भी प्रिवेंट होगा और जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो एक सुपीरियर कोर्ट है। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने फाइल किया हुआ है सूट बी के अगेंस्ट, ओके, और जो बी ने एक सुपीरियर कोर्ट में सूट फाइल किया है ए के अगेंस्ट भी और सी के अगेंस्ट भी। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला सूट है ये एक सुपीरियर कोर्ट में है, ओके, और सेकंड वाला सूट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ओके, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें ए के अलावा सी भी पार्टी है ना, और यहाँ पे सबकी राइट्स भी डिटरमाइन हो रही हैं। और चूँकि ये वाला जो सूट है वहाँ पर मल्टीप्लिसिटी भी प्रिवेंट हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी कैसे प्रिवेंट हो रहा है? क्योंकि बी को दो अलग अलग सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ए के अगेंस्ट या फिर सी के अगेंस्ट, तो ऐसे दो सूट हो जाएंगी जो कि यहीं पे एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव बना दी गई हैं। ओके, सो ये वाली सूट वैलिड है, मेंटेनेबल है क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड एंड सी कि एंटी सूट इंजंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने समझाया आपको कि क्लॉज ए एंड बी टॉक्स अबाउट एंटी सूट इंजंक्शन। बेसिकली एंटी सूट इंजंक्शन की डेफिनेशन होती है कि वो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है जो लोगों को रोकता है कि आप या तो सूट ही ना इंस्टीट्यूट कीजिए या फिर अगर कोई सूट पेंडिंग है तो उसको कंटिन्यू ना कीजिए। और जनरल रूल ये होती है कि एंटी सूट इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए है तो वो ग्रांट हो जाता है। ये एक रेमेडी इन पर्सनम होती है, मतलब बस उन्हीं पे बाइंडिंग होती है जो पार्टीज रहते हैं टू द सूट, ओके। और चूंकि ये एक्सेप्शनल नेचर की रेमेडी, इसको ग्रांट करना एक एक्सेप्शनल नेचर की चीज़ें हैं, तो इसलिए कोर्ट को इसे स्पेरिंगली ग्रांट करना चाहिए और नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन
क्यों? क्योंकि आप ऐसा ग्रांट करके दूसरे कोर्ट की जूरिसडिक्शन को इम्पिक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो दूसरों की जूरिसडिक्शन को, उनको रोक रहे हो कि वो अपनी जूरिसडिक्शन ना एक्सरसाइज करें। ओके, सो चूंकि आप दूसरों की जूरिसडिक्शन में इंटरफेयर कर रहे हो, इसलिए इसको नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन बल्कि स्पेरिंगली ही ग्रांट करना चाहिए। ओके, और कोर्ट को कॉशियस होना चाहिए। नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड सी अ लैंडमार्क केस ऑफ मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट। ओके, सो इनमें कुछ पॉइंट्स आए थे रिगार्डिंग एंटी सूट इंजंक्शन। इसमें बोला गया था कि जिस डिफेंडेंट को आप रोक रहे हो कि वो सूट ना इंस्टीट्यूट करे, वो पर्सनल जूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट से एमिनेबल होना चाहिए। इस कोर्ट से अगर आप मांग रहे हो इंजंक्शन कि बी को रोका जाए कि वो सूट ना फाइल करे, तो ये बी इस कोर्ट की पर्सनल जूरिसडिक्शन से एमिनेबल होना चाहिए। सेकेंडली, कोर्ट को ये भी लगना चाहिए कि अगर मैंने ए को इंजंक्शन नहीं दिया तो ए को इनजस्टिस कॉज हो जाएगी। ओके, एंड तीसरी, कोर्ट को प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट फॉर द जूरिसडिक्शन ऑफ अदर कोर्ट्स। तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों कोर्ट्स की जूरिसडिक्शन और ट्राई करना चाहिए कि वो इंटरफेयर ना करें अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक जो मैंडेटरी कंडीशन है कि एंटी सूट इंजंक्शन बस सुपीरियर कोर्ट इशू कर सकता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कम्स कि क्या फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो एंटी सूट इंजंक्शन इशू हो सकता है? तो आंसर इज यस। फॉरेन कोर्ट में अगर सूट है तो भी एंटी सूट इंजंक्शन इशू हो सकता है, बट चूंकि यहाँ पे इंटरनेशनल जूरिसडिक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है दैट बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट और आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस प्रूफ करनी पड़ती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय द केस ऑफ दिनेश कुमार ठाकुर वर्सेस सोनल ठाकुर। फ्रेंड्स, दिस इज सोनल ठाकुर। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, दिनेश एंड सोनल वर मैरिड और सोनल डिपेंडेंट वीज़ा पे चली जाती है दिनेश के साथ यूएसए। ओके, अब यूएसए में फिर उनका डिवोर्स हो जाता है और वो यूएसए से वो लौट जाती है क्योंकि उनकी आपस में बन नहीं रही होती है और वो गुड़गांव सेटल हो जाती है। ओके, अब ये सोनल गुड़गांव में सूट ना फाइल करके यूएस कैलिफोर्निया कोर्ट में सूट फाइल करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। तो अगर आपने हिंदू मैरिज पढ़ा होगा तो ये जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड हमारे इंडियन लॉज में एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं होता है ना, लेकिन ये यूएस लॉज में एक्सप्लिसिटली अवेलेबल होता है। तो ये दिनेश कोर्ट में, ओके, दिल्ली कोर्ट्स में, गुड़गांव के कोर्ट्स में फाइल करता है, अप्लाई करता है एंटी सूट इंजंक्शन के लिए कि सोनल को रोका जाए कि वो यूएस के कोर्ट्स में सूट ना फाइल करे। ओके, तो क्या कोर्ट को यहाँ पे सोनल के अगेंस्ट एंटी सूट इंजंक्शन इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कोर्ट ने बोला कि सिंस दोनों को सिटीजनशिप मिल चुकी है यूएस की और यूएस में एक्सप्लिसिटली इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का ग्राउंड है मेंशन्ड, ओके, जो कि हमारे इंडियन लॉज में नहीं है मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। ओके, तो चूंकि वहाँ पे मेंशन्ड है, दोनों वहाँ के सिटीजन्स हैं और थर्डली दिनेश खुद भी वहाँ रहता है, तो उसको कोई इररिपेरेबल लॉस या इंजरी नहीं कॉज हो रही है। तो इस केस में कोर्ट ने यहाँ पे एंटी सूट इंजंक्शन ग्रांट करने से मना कर दिया। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट केस, इंजंक्शन तब भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है ताकि किसी व्यक्ति को रोका ना जाए कि वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई ना कर सके। तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो इंजंक्शन लेकर कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई ना कर सके। अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने कई घर देखे होंगे जो अपनी बैल्कनी ऐसे निकाल कर बना देते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इलीगल कंस्ट्रक्शंस। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए सूट फाइल कर सकते हो और आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि दूसरा, आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी एक कंप्लेंट डाल सकते हो। तो जस्ट बिकॉज आपने सूट फाइल कर रखा है फ्रेंड्स, आपको रोका नहीं जा सकता है कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट ना फाइल करो। ओके, आपके अगेंस्ट इंजंक्शन इशू नहीं हो सकता है दैट ही इज ऑलरेडी
फाइलिंग अ सूट, तो सूट फाइल करने के बाद वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट लेकर क्यों गया है? दोनों ही कॉन्करेंट रेमेडी से साथ चल सकती हैं। पॉलिसी ऑफ लॉ ये है कि आपको लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से रोका ना जाए, तो इंजंक्शन इशू नहीं किया जाएगा आपके अगेंस्ट। नेक्स्ट वील सी कि इंजंक्शन इसलिए भी नहीं इशू किया जा सकता है कि आपको रोका जाए कि आप क्रिमिनल कोर्ट में ना जा सको अपने केस की प्रोसिक्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं न्यूसेंस और डिफेमेशन। न्यूसेंस और डिफेमेशन एक सिविल रॉन्ग भी है और साथ ही साथ क्रिमिनल रॉन्ग भी है, तो ये दोनों ही सिविल रॉन्ग है और क्रिमिनल रॉन्ग है। तो अगर आपने सेक्शन 9 CPC में कोई सिविल सूट फाइल किया है कॉम्पनसेशन वगैरह क्लेम करने के लिए, तो आप साथ में क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो न्यूसेंस वगैरह का। जस्ट बिकॉज सिविल सूट फाइल किया गया है, आपको इंजंक्शन लेकर आपके अगेंस्ट नहीं इशू किया जाएगा कि आप क्रिमिनल केस ना फाइल कर सको, बिकॉज ये दोनों रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है। तो कोर्ट आपको क्यों किसी व्यक्ति को इंजंक्शन ग्रांट करे कि भाई तुम क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि उसके पास दोनों रेमेडीज है? तो यहाँ पे भी इंजंक्शन इशू नहीं किया जाएगा। नाउ हम ये देखते हैं कि इंजंक्शन तब भी नहीं इशू किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती है। तो जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती है वहाँ पे इंजंक्शंस देकर भी उस काम को कराया नहीं जा सकता है, बिकॉज व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली ऑल्सो कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। आइए समझते हैं इसको पैरामाउंट के कोचिंग वर्सेस राकेश रंजन झा के साथ, विच इज़ अ 2017 दिल्ली हाई कोर्ट केस। सो इसमें क्या था, राकेश रंजन झा सर पैरामाउंट कोचिंग इनकी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट थी, और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ये पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। और 4 years तक ये किसी और कोचिंग में भी नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कहीं और नहीं पढ़ाएंगे ये, और बस पैरामाउंट कोचिंग में 4 years तक पढ़ाएंगे। एंड इफ़ यू हैव रेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ग्राउंड है कि अगर जो पर्सनल क्वालिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो सिंस यहाँ पे टीचिंग इन्वॉल्व है बाय राकेश रंजन झा, जो कि एक पर्सनल क्वालिफिकेशन के नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पर्सनल क्वालिफिकेशन के नेचर के कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है तो फिर आपको इंजंक्शन इशू करके भी वो काम करने नहीं दिया जा सकता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। नेक्स्ट ग्राउंड ये है कि इंजंक्शन उस केस में भी रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा जहाँ पे ये क्लियर ही नहीं है कि जिस एक्ट को न्यूसेंस बोला जा रहा है वो एक्चुअली में न्यूसेंस कॉज कर भी रहा है या नहीं कॉज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ए का घर है, ये एक लेन है और ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अगर ए को ये लगता है कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है बी उसके ऊपर कल को एक रेस्टोरेंट बना देगा, और अगर ये रेस्टोरेंट बन गया तो इसमें से फ्यूम्स निकलेंगे जिसकी वजह से इनको बहुत फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो जाएगी। तो अब ये चला जाता है कोर्ट के पास इंजंक्शन ग्रांट करवाने के लिए अगेंस्ट बी, ताकि वो रेस्टोरेंट ना बना सके। और कोर्ट क्या इसको इंजंक्शन देगा? कोर्ट ए को इंजंक्शन देगा। अब यहाँ पे यही नहीं क्लियर है कि न्यूसेंस कॉज हो रहा है कि नहीं, बिकॉज फाइल करने के लिए केस देयर शुड बी सम एक्चुअल सर्कमस्टांस होनी चाहिए। बस एक एप्रीहेंशन के बेसिस पे कोर्ट इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकता है। तो यहाँ पे ए को जो है वो बस एक एप्रीहेंशन है, कोई एक्चुअल न्यूसेंस नहीं है। ये क्लियर ही नहीं कि न्यूसेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट इंजंक्शन इशू नहीं करेगा बी के अगेंस्ट। नाउ वील सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू प्रिवेंट अ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजेंट। मतलब जिस प्लेंटिफ खुद ही इंजंक्शन मांगने आया है, लेकिन प्लेंटिफ जिस एक्ट के अगेंस्ट इंजंक्शन मांगने आया है वो एक्ट प्लेंटिफ ने खुद ही अप्रूव कर दिया है। तो ये कितनी गलत बात है ना, कि तुम खुद ही किसी एक्ट को अप्रूव कर रहे हो और फिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो गई, फिर तुम उसी को रोकने के लिए आ रहे हो। तुम किसी चीज़ को तभी रोकने के लिए आ सकते हो जब तुमने उसमें अप्रूवल ना दी हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक समझेंगे गार्बेज केस से। तो ये है एक घर, ए का घर है ये।
अब यहाँ पे जो बी व्यक्ति है इसके घर के सामने डेली गार्बेज फेंकता है। ऐसा ये करता आया है सपोजिंगली फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, लेकिन ए ने कभी बी को रोका नहीं। ओके, नाउ सडनली ए कम्स टू द कोर्ट और वो मांग रहा है इंजंक्शन कि इंजंक्शन दिया जाए ताकि बी के अगेंस्ट, ताकि वो मेरे घर के सामने गार्बेज ना डिस्पोज करे। तो क्या यहाँ पे कोर्ट ए को इंजंक्शन देगा? बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे ए ने 7 सालों तक इस गार्बेज फेंकने पर बी को कुछ नहीं बोला। ओके, सो ही कैन नॉट नाउ आस्क फॉर इंजंक्शन, और मांगेगा भी तो भी उसे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वील सी कि इंजंक्शन उस केस में भी नहीं दिया जा सकता है जहाँ पे कोई एफिकेशियस रिलीफ, मतलब एक बहुत अच्छी दूसरी ऑल्टरनेटिव रिलीफ अवेलेबल है, वहाँ पे भी इंजंक्शंस को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। हम इसको समझेंगे एलिजाबेथ स्कारिया वर्सेस एबी स्कारिया के केस में। एलिजाबेथ और एबी, इन दोनों की शादी हो रखी है फ्रेंड्स। अब दिस एबी ही इज गोइंग इनटू अ सेकेंड मैरिज। ओके, ये दूसरी शादी करना चाहता है। तो एलिजाबेथ जाती है कोर्ट के पास एंड एलिजाबेथ मांगती है कोर्ट से एक इंजंक्शन कि इसके हस्बैंड को रोका जाए ताकि ये दूसरी शादी ना करे। अब कोर्ट बोलता है कि क्लॉज एच के अकॉर्डिंग अगर दूसरी ऑल्टरनेटिव अच्छी रिलीफ्स अवेलेबल हैं तो हम इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते। एलिजाबेथ आस्क्स कि क्या है अदर एफिकेशियस रिलीफ। कोर्ट बोलता है कि अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट 494 या 495 आईपीसी में बाइगैमी का केस फाइल कर सकते हो, या फिर इस ग्राउंड पे आप उससे डिवोर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो 2 ग्राउंड्स है 494 495 आईपीसी और डिवोर्स के, ये ज़्यादा अच्छी रिलीफ हैं। ओके, सो एक ऑल्टरनेटिव एफिकेशियस रिलीफ अवेलेबल है, इसलिए कोर्ट ने एलिजाबेथ को इंजंक्शन नहीं ग्रांट करी। दूसरा याद रखना फ्रेंड्स कि मनी कॉम्पनसेशन हो तो वो भी एक अच्छा एफिकेशियस रिलीफ मांगा जाता है। ओके, लेकिन जहाँ पे बीच ऑफ ट्रस्ट का केस हो वहाँ पे अगर एफिकेशियस रिलीफ अवेलेबल भी है फिर भी इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाएगी। नेक्स्ट वील सी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को भी रोकने के लिए यहाँ पर इंजंक्शंस कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वही सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वही कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के शेड्यूल में दिया गया है। तो आप अपने बैरक्स पलट के देखिए पीछे शेड्यूल, उनमें जो जो कैटेगरीज है दैट विल कम अंडर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ओके, उसमें फ्लाईओवर्स हैं, हाईवेज हैं। ओके, एंड दिस सेक्शन हैज़ टू बी रेड विद 20A ऑफ SRA, क्योंकि ये जो क्लॉज HA है और 20A है दोनों एक ही बात करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के केस में इंजंक्शन नहीं देना चाहिए। और ये दोनों ही जो क्लॉजेज है 2018 अमेंडमेंट से आए हैं और दोनों की एक ही ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बेसिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कोर्ट अलाउ नहीं करता इंजंक्शन, बिकॉज फ्रेंड्स दीज आर पब्लिक नेचर के प्रोजेक्ट्स। तो जो भी पब्लिक नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं सच एज हाईवे का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, तो ये सब हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं। तो ये हमारे लिए चूँकि बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं और अगर ये प्रोजेक्ट्स डिले हो गए बिकॉज उन पे स्टे लगा दिया गया तो उससे उन प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट क्या होगा? उन प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट ऊपर चला जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट ऊपर हो जाएगा तो ये जनरल पब्लिक को ही ये बर्डन बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इकॉनमी, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ये और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये सोचा जाता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को ना रोका जाए, तो इनके अगेंस्ट भी इंजंक्शन इशू नहीं होता है। नेक्स्ट वील सी कि जहाँ पे प्लेंटिफ जो कि इंजंक्शन मांगने आया है या फिर प्लेंटिफ का एजेंट, उसका खुद का कंडक्ट ही ऐसा है कि वो डिसएंटाइटल्ड है इंजंक्शन लेने से। ओके, फॉर एग्जाम्पल जहाँ प्लेंटिफ जो इंजंक्शन मांगने आया उसने खुद ने ही फ्रॉड किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो उसने खुद ही ने फ्रॉड कर दिया, खुद ही ने मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया और फिर खुद ही कोर्ट में इंजंक्शन मांगने आ गया है। तो ऐसा अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज whenever you are coming to the court you should come with clean hands। ये एक इक्विटेबल प्रोविजन है SRA का, ये इक्विटी पे बेस्ड है, तो आपको क्लीन हैंड से आना पड़ेगा कोर्ट, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ओके, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ए जो मैन्युफैक्चरर है वो क्रूसिबल्स बेच रहा है।
क्रूसिबल्स को वो ये बोल के बेच रहा है कि हमारे क्रूसिबल्स पेटेंटेड हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि वो पेटेंटेड नहीं है। अब ए क्या कर रहा है, ए बोल रहा है, ए कर रहा है फ्रॉड, वो फ्रॉड कर रहा है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है कि पेटेंटेड है। तो अगर बी इनको कॉपी भी कर लेता है, पायरेसी भी कर देता है, तो अब ए बी के अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं ले सकता है, बिकॉज ए जो प्लेंटिफ है यहाँ पे वो खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व था। ओके ना, नेक्स्ट हम दे सकते हैं कि इंजंक्शंस वहाँ पे भी नहीं ग्रांट किए जाएंगे जहाँ पे प्लेंटिफ जो इंजंक्शन मांगने आया है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है मैटर में। पर्सनल इंटरेस्ट से फ्रेंड्स आपको ये समझना पड़ेगा कि एसआरए इन्फोर्स क्या कराता है। एसआरए बस इन्फोर्स करता है इंडिविजुअल सिविल राइट्स। ओके, तो ये क्या करता है इन्फोर्स, इंडिविजुअल सिविल राइट्स। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब है कि वो सिविल राइट्स उसके खुद के होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए। तो अगर ये सिविल राइट्स पर्सनल नहीं है, उसकी इंडिविजुअल सिविल राइट्स नहीं है, तो फिर आप इंजंक्शन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी कोई लोकस स्टैंडाई ही नहीं बनेगी। फिर लोकस स्टैंडाई मतलब रीजन टू मूव टू द कोर्ट। आपके पास इंडिविजुअल सिविल राइट नहीं है, आपकी लोकस स्टैंडी नहीं है, तो फिर आप इंजंक्शन भी नहीं मांग सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये हो जाती है वीडियो हमारी खत्म। सो आई थिंक दिस वॉज अ डिटेल डिस्कशन, और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स।